नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत क्लास 11th के बच्चों के लिए पाठ नंबर 9 औद्योगिक क्रांति के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। ये क्वेश्चंस हमने ऑब्जेक्टिव टाइप भी दिए हैं, साथ में हमने बहुत सारे टेबल्स भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं ताकि आप टेबुलर फॉर्म में उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर सकें। ये क्वेश्चंस ना सिर्फ 11वीं के लिए बल्कि अगले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। और क्लास 11th की सभी वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर भी बाकी सब वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक क्रांति कब आई? प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक के बीच में। इम्पोर्टेंट और देखने वाली बात यह है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति, हम अपनी औद्योगिक क्रांति को नॉर्मली दो रूप में देख लेते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। पहले हम प्राथमिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी थी कि जिसकी वजह से ब्रिटेन में ही आई? एक तो ब्रिटेन की भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक क्या थी कि वो जो ब्रिटेन था वो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ था, तो इसलिए नौचालन का फ़ायदा उठाया। कृषि क्रांति इवन के वो भी सबसे पहले ब्रिटेन में आई, कृषि क्षेत्र का विकास कर लिया था। और उन्नत बैंक प्रणाली, हमेशा जिस देश के अंदर बैंकों की स्थिति सुदृढ़ होती है उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो और भी बहुत सारे अनेक क्वेश्चंस पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये तीन बहुत मेन है। विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रिटेन और इंग्लैंड को एक पर्यायवाची के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के तीन हिस्से माने जाते हैं, एक इंग्लैंड और उसके बाद दूसरा वेल्स और तीसरा स्कॉटलैंड। फिर भी हम यहाँ पर ब्रिटेन और इंग्लैंड को यहाँ पर एक पर्यायवाची के रूप में लेंगे। उसके बाद है ब्रिटेन में 1780 के दशक में और 1850 के बीच में उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए उन्हें क्या नाम दिया गया? प्राथमिक औद्योगिक क्रांति। ऊपर हमने कहा कि प्रथम जो औद्योगिक क्रांति वो कब आई, और अगले में हमने सन की बात करके पूछा कि इसे क्या नाम दिया गया? प्रथम औद्योगिक क्रांति। प्रथम औद्योगिक क्रांति जो थी मेनली कौन से क्षेत्रों से जुड़ी हुई है? कपास और लोहा उद्योग से। जबकि जो दूसरी क्रांति है, दूसरी औद्योगिक क्रांति है, वो 1850 के बाद आई। दूसरी औद्योगिक क्रांति किन देशों में आई? जर्मनी और संयुक्त राज्य में। और दूसरी औद्योगिक क्रांति में किन क्षेत्रों का औद्योगिक विस्तार हुआ? रसायन और बिजली का। फिर उसके बाद आता है कि किन लेखकों ने औद्योगिक क्रांति पर प्रकाश डाला। यहाँ पर तीन नाम हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। एक तो है जॉर्जिस मिशले, फ्रेडरिक एंजल्स और तीसरा है अर्नोल्ड टाइनबी। ये बहुत फेमस नाम है अर्नोल्ड टाइनबी का। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में के अंदर सबसे पहले किसने किया? अर्नोल्ड टाइनबी ने, जो कि दार्शनिक भी थे और अर्थशास्त्री भी। उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में किस शासक का शासन था? जॉर्ज तृतीय। और उनका शासनकाल कब आरंभ होता है? 1760 में। उसके बाद है अर्नोल्ड टाइनबी, जो कि एक दार्शनिक भी है और एक अर्थशास्त्री भी। उन्होंने अपना औद्योगिक क्रांति से संबंधित व्याख्यान, अपना लेक्चर किस विश्वविद्यालय में दिया? किस विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। उसके बाद है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आपको ये नाम बहुत अच्छे से आना चाहिए, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसके तीन पार्ट्स आ जाएंगे, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। इसके लेखक का नाम क्या है? अर्नोल्ड टाइनबी, जो कि पहली बार इंग्लिश में भी इन्होंने ही इसका नाम लिया था। ये बुक कब प्रकाशित हुई? 1884 में। ब्रिटेन किन तीन हिस्सों में बटा हुआ है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। उसके बाद है कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में आई और कब आई? 18वीं सदी में इंग्लैंड में आई। उसके बाद है समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। द डिजर्टेड विलेज, ये एनसीईआरटी की बुक में छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जहाँ अमूमन किसी की नज़र भी नहीं पड़ती, लेकिन हमने वहाँ से भी क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया है। द डिजर्टेड विलेज अथवा डेजर्टेड विलेज अर्थात उजड़ा हुआ गांव,
ये कविता किसकी रचना है? ओलिवर गोल्डस्मिथ की, जिसके अंदर उन्होंने औद्योगिक क्रांति की झलक दिखलाई है। उसके बाद है 1750 से 1800 के बीच कितने यूरोपीय शहरों की जनसंख्या जो है वो दुगनी हो गई? 19 शहरों की, हम यूरोप की बात कर रहे हैं। फिर है कि कितने ब्रितानी का मतलब हो गया ब्रिटेन के कितने शहरों की जनसंख्या दुगनी हो गई थी? 19 में से 11 जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के ही थे। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति के चलते ब्रिटेन का कौन सा शहर सबसे बड़ा शहर बनकर उभरा? उसका सही आंसर है लंदन। इसके बाद क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के चलते ब्रिटेन का कौन सा शहर बाजारों का केंद्र बनकर उभरा? और इसका भी सही आंसर है लंदन। यहाँ पर लंदन की बात बहुत डिटेल में होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में कौन सा शहर जो था एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया? यानी कि इतना इंपॉर्टेंट था कि उसने एम्स्टर्डम शहर को पीछे छोड़ दिया ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में। तो यहाँ पर भी आंसर होगा लंदन। लंदन किन देशों के मध्य जो था त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया था? यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3 देशों की बात करेंगे और आपको वो तीनों देश हम डिटेल में बताते हैं अभी। और लंदन यहाँ पर आप लिखेंगे इंग्लैंड, दूसरा आएगा अफ्रीका और तीसरा है वेस्ट इंडीज। इन 3 देशों के, इन 3 स्थानों के हम कहेंगे व्यापार के बीच में ये केंद्र बिंदु के रूप में उभरा लंदन। किन 3 देशों के? इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में ये त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी सामान आना जाना है, पहले इंग्लैंड से अफ्रीका, अफ्रीका से वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज से और इंग्लैंड, लेकिन इन तीनों के मध्य में कौन सा शहर पड़ेगा? वो है लंदन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो लंदन है वो क्यों इतना उभरा? क्योंकि भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। फिर हमने कहा कि उसका जो व्यापार था या उन्नत बैंक प्रणाली थी और कृषि थी। तो उन्नत बैंक प्रणाली में बैंक ऑफ इंग्लैंड का रोल बहुत बड़ा है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1694 ईस्वी में। 1820 के दशक तक लंदन में बैंकों की संख्या कितनी थी? 100। देखिए टोटल वैसे ना जो इंग्लैंड है उसमें लगभग 600 बैंक थे, जिसमें से 100 जो थे वो अकेले लंदन में थे। तो जब बैंक इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो नेचुरली अर्थव्यवस्थाएं ऊपर उठती हैं। उसके बाद है 18वीं सदी तक ब्रिटेन में कुल मिलाकर कितने आविष्कार हुए? 26,000। इंग्लैंड के उद्योगों में काम आने वाले बहुत से खनिज जो मिलते थे वहाँ पर सीसा, तांबा, रंगा जो है वो टीन को कहा जाता है। अगर आपने घर पे कभी पेटियां देखी हों, पीपे देखे हों, तो वो टीन के बनाए जाते हैं, ऐसा लोहा जिसको हम पीट के चादर के रूप में पलट सकते हैं उसके, और ये हल्का भी काफ़ी होता है। लोहा प्रगलन क्या है? लोहा प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोह खनिज को शुद्ध तरल धातु के रूप में, क्योंकि जब हम लोह खनिज को निकालते हैं तब उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, परंतु उसे बहुत हाई फ्लेम के ऊपर पिघला कर उसे शुद्ध तरल धातु का रूप दिया जाता है, जिसे लोहा प्रगलन कहा जाता है। पहले ये जो कार्य था ये काठ कोयले के साथ किया जाता था, परंतु काठ कोयले में बहुत समस्याएं थी, धुआं अधिक छोड़ता था और उच्च ताप उत्पन्न नहीं करता था और बहुत सारा काठ कोयला लगता था। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो श्रेय है वो श्रेपशायर के एक परिवार को जाता है जिन्होंने इस कार्य में क्रांति ला दी, और वो था अब्राहम डर्बी परिवार। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को। अब हमारा क्वेश्चन है धमन भट्टी का आविष्कार कब और किसने किया? अब्राहम डर्बी, यहाँ पर अब्राहम डर्बी प्रथम, आप क्या लिखेंगे? अब्राहम डर्बी प्रथम ने 1709 में धमन भट्टी का प्रयोग किया। और धमन भट्टी में अब्राहम डर्बी प्रथम ने काठ कोयले की जगह किसका प्रयोग किया? कोक का। कोक को कैसे तैयार किया जाता है? कोयले से गंधक और अपद्रव ये दोनों निकाल दिए जाएं तो उसके बाद जो बचता है वो कोक होता है, जो बहुत उच्च ताप पैदा करता है। दूसरा है कि अब जो ढलवे लोहे से पिटवा लोहा तैयार किया गया वो किसने तैयार किया?
अब्राहम डर्बी द्वितीय ने। ढलवे से पिटवे लोहे का विकास अब्राहम डर्बी द्वितीय ने किया। ये 3 पीढ़ियां ऐसी थी जिन्होंने कोयले के और लोहे के अंदर अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उसके बाद है आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किसने किया? हेनरी कोट ने। आलोडन भट्टी का आविष्कार हेनरी कोट ने किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1770 के दशक में सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आस्प और शराब की भट्टियों के लिए टंकियां और पाइप किसने बनाए? जॉन विल्किंस ने। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विल्किंस ने पहले लोहे का पुल जो था वो कहाँ पर बनाया गया? कोलब्रुकडेल में। इंग्लैंड में ही एक स्थान है कोलब्रुकडेल, वहाँ पर एक नदी है सेवर नदी, उस पर पहला लोहे का पुल बनाया गया। अब बात आती है कि ये लोहे का पुल बनाया किसने? अब्राहम डर्बी तृतीय ने। कब बनाया? 1779 में, 1779 को। उसके बाद है सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब और किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो था वो 1815 में हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका फ़ायदा ये था कि इस लैंप को खानों में ले जाया जा सकता था जहाँ से लोहा और कोयला प्राप्त किया जाता था, और ये वहाँ जाकर जो था एक बुझता भी नहीं था, बंद नहीं होता था। उसके बाद है ब्रिटेन में लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन में कितने गुना बढ़ावा किया या बढ़ोतरी की? तो इसका सही आंसर है 4 गुना, चौगुना। ब्रिटेन में लिनन कपड़ा बुनने के लिए किन रेशों का प्रयोग किया जाता था? लिनन कपड़ा बनाने के लिए, बुनने के लिए साथ में ऊन और सन, इनको भी मिलाया जाता था। मतलब अगर कपड़ा बनाना है तो उसमें लिनन के लिए किन रेशों का प्रयोग होता था? ऊन और सन का। 17वीं सदी में इंग्लैंड सूती कपड़ों की गांठों का आयात कहाँ से करता था? इसका सही आंसर है भारत से। 18वीं सदी की शुरुआत में एक बुनकर ने के काम देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी? देखिए, एक बुनकर कपड़ा बुन रहा है तो उसे काटने वाले कितने चाहिए? उसे 10 चाहिए, और अब 10 व्यक्ति कपड़ा काटेंगे तब एक जना बुनकर बुनेगा, और जो काट रहे हैं उन्हें कहा जाता है स्पिनर। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि स्पिनर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिला है? स्पिंस्टर से। स्पिंस्टर से ही क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो काटने का कार्य था वो महिलाएं करती थी, इसी वजह से जो है स्पिंस्टर शब्द से लेकर स्पिनर शब्द बना है। उसके बाद है एक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है कि कपड़ा उद्योग के अंदर, कपास उद्योग के अंदर कौन कौन सी मशीनों के आविष्कार हुए। हमने ऊपर पढ़ा है कि 26,000 मशीनों के या 26,000 आविष्कार हुए हैं। तो अब हम उनमें से कुछ ऐसी जो वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है मशीन का नाम, फिर हम बात करेंगे आविष्कारक का और कब उसने उसका आविष्कार किया और उसकी खास बातें या विशेषताएं क्या थी। सबसे पहला है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल जिसे हम उड़न तुरी करघा भी कहते हैं, इसके आविष्कारक का नाम है जॉन के, और उन्होंने 1733 में से बनाया। और ये कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा, यानी कि बड़े गज वाला, बड़े पने वाला कपड़ा बनाना आसान हो गया। उसके बाद है स्पिनिंग जेनी। इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया 1765 में, और इसकी खास विशेषता क्या थी कि एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। उसके बाद है वाटर फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन रही है ये, रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई है 1769 ईस्वी में। ये पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाता था, और अब सूती कपड़े में लिनन मिलाने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, मैंने ऊपर बात की है ना कि जब लिनन कपड़ा बनाया जाता था तो उसमें सन जो था वो और ऊन वो मिलाए जाते थे, परंतु अब लिनन मिलाने की जरूरत नहीं थी, प्योर सूती कपड़ा भी जो था बुना जाने लगा। और उसके बाद है म्यूल। देखिए, यहाँ पर आप ना पेपर में याद भी कर सकते हैं, सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल में ही म्यूल शब्द आता है। तो ये जो मशीन है ये 1779 में बनाई गई, और इसमें कता हुआ धागा बहुत मजबूत होता था, बहुत ही बढ़िया होता था। उसके बाद है पावरलूम, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है ये, एडमंड कार्टराइट ने 1787 में बनाई। ये स्वचालित थी, और जब भी धागा टूटता था तो ये अपने आप काम करना बंद कर देती थी, और किसी भी प्रकार के कपड़े की बुनाई इस मशीन के जरिए हो सकती थी। उसके बाद हमारे फिर से क्वेश्चन शुरू होते हैं। 1780 के दशक में इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग की प्रमुख विशेषताएं, कच्चा माल आयात करना, तैयार माल को बाहर भेजने में
एक नई पद्धति का जन्म हुआ। कच्चे माल को आयात करना दूसरे देशों से, फिर तैयार माल को भी बेचना दूसरे देशों में, और मुनाफा जो था वो इंग्लैंड के पास रह जाता था। लेकिन इसने एक बहुत ही परिवर्तनकारी पद्धति को जन्म दिया जिसे उपनिवेशवाद कहा जाता था। एक ऐसी पद्धति जिसमें एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाकर उसके आर्थिक संसाधनों पर जो था अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था, इसे उपनिवेशवाद कहा गया। उसके बाद है भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में हुआ? खनन उद्योग में। खनन उद्योग जहाँ पर खानें होती हैं, जहाँ से कोयला लोहा निकाला जाता है। खनन कार्य की एक समस्या क्या थी कि अचानक से जब काम कर रहे हैं, वहाँ पर श्रमिक काम कर रहे होते थे, अचानक से खान में कहीं से पानी आ जाता था और जो उनका कार्य था वो सारा स्पॉइल हो जाता था, इवन कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता था। ये बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो इससे निपटने के लिए कुछ भाप इंजनों के आविष्कार हुए, जिसमें एक तो है माइनर्स फ्रेंड। ये थॉमस सेवरी ने बनाया था 1698 में। खानों में से पानी निकालने के लिए छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करता था, लेकिन इसकी समस्या थी, जब दबाव ज़्यादा होता था तो जो इसका बॉयलर था, जो पानी को गर्म करके स्टीम बनाता था, वो बॉयलर फट जाता था। उसके बाद है भाप का इंजन दूसरा। कुछ सुधार करते हुए थॉमस न्यूकोमन ने बनाया 1712 में। इसका जो कंडीशनिंग सिलेंडर था वो जब ठंडा होता चला जाता था तो इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी और ये काम करना बंद कर देता था। तीसरा है स्टीम इंजन, जो जेम्स वॉट ने बनाया, और ये मात्र खनन के लिए नहीं बल्कि ये तो उद्योगों में प्रयोग होने लगा, और इसका आविष्कार 1769 में किया था। अब भाप के इंजन का प्रयोग सिर्फ पंप में नहीं रह गया था, ये खानों में ले जाओ और वहाँ पर काम करो, बल्कि प्राइम मूवर बन गया। मतलब प्राइम मूवर का अर्थ है कि अब उद्योगों को यही चलाने वाला था। कारखानों में शक्ति चलित मशीनों को ऊर्जा भी देने का कार्य जो था स्टीम इंजन कर रहा था, वो स्टीम इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया था। तो अब क्या करते हैं जेम्स वॉट, क्या करते हैं वो अपने एक बहुत धनी व्यापारी मित्र मैथ्यू बाल्टन से मिलते हैं, और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, एक सोहो फाउंड्री लगाते हैं। और सोहो फाउंड्री जो थी वो 1775 में लगाई जाती है। यहाँ पर आप डेट को करेक्ट कर लीजिए, 1775 में बर्मिंघम में लगाते हैं, जहाँ पर स्टीम इंजन जो हैं वो औद्योगिक लेवल पर तैयार किए जाते हैं। 1775 सोहो फाउंड्री में क्या तैयार किए जाते थे? स्टीम इंजन। इंग्लैंड की पहली नहर कब और कौन सी बनाई गई? 1761 में वर्सले कनाल। वर्सले कनाल किसके द्वारा बनाई गई? जेम्स ब्रिंडले के द्वारा। नहरों का प्रमुख कार्य क्या होता है? देखिए, जो कनाल होती हैं, नहरें होती हैं, इनका प्रमुख काम क्या होता है कि जिन क्षेत्रों से कोयला निकाला जा रहा है वहाँ से कोयला नहरों में जो किश्तियाँ हैं उनमें रख के शहरों तक पहुंचाया जाए जहां उनका प्रयोग होता है। अब ये काम अगर नहरों के जरिए होगा तो उससे क्या होगा, उसकी लागत जो है वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि सस्ता पड़ेगा। और अगर उसे बैलगाड़ियों की मदद से या दूसरे संसाधनों के जरिए, आवाजाही के दूसरे साधनों के द्वारा उसे शहर तक पहुंचाया जाएगा तो वो बहुत खर्चीला साधन होगा। वर्सले कनाल के द्वारा कौन से 2 शहरों को जोड़ा गया? मैनचेस्टर और लिवरपूल। जो हमारा 58वां क्वेश्चन है वो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है। बर्मिंघम शहर का विकास कैसे हुआ? नहर प्रणाली को आपस में जोड़ जाने के कारण बर्मिंघम शहर का विकास हुआ, क्योंकि नहरों प्रणाली ने ही इस शहर को मेन शहरों में लाकर खड़ा कर दिया। 1760 से 1790 के बीच नहरें बनाने की कितनी परियोजनाएं शुरू हुई? तो इसका सही आंसर है 25। इस अवधि को नहर उन्माद के नाम से जाना जाता है। किस अवधि को? 1788 से 1796 की। क्यों? आपको पता है नहर उन्माद का मतलब क्या है? कनाल मेनिया, यानी कि इतना क्रेज लोगों में हो जाता है कि वो नहर बनाना शुरू कर देते हैं। हर कोई नहर बनाता है ताकि वो कोयले को आसानी से ढो ढुलाई कर सके, और वो समय था 1788 से 1796। पहले भाप इंजन से चलने वाला रेल इंजन, मतलब भाप से चलने वाला रेल इंजन कौन सा था? स्टीफेंसन का रॉकेट। ये कब बनाया गया? 1814 में। किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को दूसरे चरण में पहुंचा दिया? रेलवे के आविष्कार ने। पफिंग डेली या फुफकारने वाला दानव, इसका आविष्कार कब और किसने किया? 1801 में रिचर्ड ट्रेवथिक ने। रेलों का पितामह किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाए गए इंजन को क्या कहा गया? बल्चर। जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो इंजन बनाया था उसे क्या कहा गया? बल्चर।
उसके बाद है जो पहली रेल है इंग्लैंड के अंदर, वो कब चली? 1825 में। कौन से दो शहरों के मध्य चली? स्टोकटन और डार्लिंगटन के बीच। स्टोकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी, लगभग 10 मील। उसके बाद है 1830 के दशक के बीच नहरी परिवहन में कौन सी समस्याएं नजर आने लगी? एक तो ये कि जलपोतों पर भीड़ भाड़ होने की वजह से नहरों में जो किश्तियाँ होती थी वो आपस में जगह रोकने लगी। दूसरा, मौसम की वजह से बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, या फिर ज़्यादा सर्दी, क्योंकि उसमें पानी जम जाता है। तो मौसम की वजह से इस्तेमाल की समय सीमित होता था। कुछ समय के लिए नहरें प्रयोग होती थी, जबकि कुछ समय के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं की जा सकती थी। तो जलपोतों की भीड़ भाड़ और मौसम की वजह से इस्तेमाल की समय सीमित होना, ये दो बहुत बड़े कारण थे कि नहरी परिवहन की समस्याएं बढ़ने लगी, लोगों का मोह हटने लगा और लोगों का मोह जाने लगा वापस रेलों की तरफ। अब यहाँ पर भी उन्माद दो हैं। एक छोटा रेल उन्माद जिसकी अवधि है 1833 से 37, और इसमें कितनी लंबी रेल लाइन बिछाई गई? 1400 मील। मतलब अब रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। जो बड़े रेल उन्माद की अवधि है वो है 1844 से 47, और इसमें 9500 मील की रेल लाइनें बिछाने की मंजूरी दी गई, अनुमति दी गई। उसके बाद है अधिकांश इंग्लैंड कब तक रेल मार्ग से जुड़ गया? 1850 तक। सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1754 में। यहाँ पर इसकी स्थापना पता क्यों हुई थी? कि जो इतने सारे आविष्कार हो रहे थे, जो उनके आविष्कारक थे, जिन्होंने वो खोजें की, वो असल में कौन थे, उनकी जानकारियाँ इस सोसाइटी ऑफ आर्ट्स या कला समाज में प्रदान की जाती थी, जिसके बारे में हम भी कुछ जानेंगे। जैसे कि जॉन के और जेम्स हारग्रीव्स, असल में ये आविष्कारक तो थे, लेकिन पहले ये बुनाई और बढ़ईगिरी का कार्य करते थे, उससे परिचित थे। रिचर्ड आर्कराइट, जिसने वाटर फ्रेम बनाई थी, वो पहले एक नाई या बालों की विग बनाने वाले थे। सैमुअल क्रॉम्पटन, जिन्होंने म्यूल बनाई थी, वो भी तकनीकी दृष्टि से अकुशल ही थे, बहुत बड़े कोई इंजीनियर नहीं थे। एडमंड कार्टराइट, वो साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे और पादरी बनना चाहते थे, लेकिन वो भी इंजीनियर बन गए। उसके बाद है जॉन मेटकाफ, जिन्हें सड़क निर्माता भी कहा जाता है। देखिए वो एक दिव्यांग थे, वे अंधे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कितने बेहतरीन ढंग से पक्की सड़कें जो हैं इस दुनिया को, समाज को प्रदान की। जेम्स ब्रिंडले नहर निर्माता थे, किंतु निरक्षर थे। इवन के वे सही में जो थे वो कनाल के शब्द भी नहीं उच्चार पाते थे, परंतु उनकी जो स्मरण शक्ति थी वो बहुत गजब की थी, जिसके चलते उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। उसके बाद है एडवर्ड कारपेंटर की कविता, जो औद्योगिक शहरों की आवासीय समस्याओं को उजागर करती है। उसका नाम है इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन, अथवा एक विनिर्माणकारी नगर, और ये कब प्रकाशित हुई? 1881 में। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दौर में मजदूरों को कितने घंटे काम करना पड़ता था? 14 से 16 घंटे, और वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में। और महिलाओं से और बच्चों से और भी अधिक काम करवाया जाता था, जबकि उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। और तो और बच्चों को संडे को भी बुलाया जाता था काम करने के लिए, स्पेशली मशीनों की सफाई के लिए। उसके बाद है 1842 में एक सर्वेक्षण हुआ है इंग्लैंड में, जिसमें ये पता लगा कि काम करने वाले मजदूरों की जो आयु है वो कारखानों में काम करने की वजह से और ज़्यादा खराब हालतों में काम करने की वजह से औसत आयु बहुत कम थी। जैसे कि बर्मिंघम में 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17, डर्बी में 21 वर्षीय व्यक्ति जी पाता था जब वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आ जाता था। जल प्रदूषण से होने वाले रोग, एक तो है हैजा और दूसरा है आंतशोथ। आंतशोथ का जो बीमारी है ये टाइफाइड है। उसके बाद है वायु प्रदूषण से होने वाले रोग, अक्षय रोग, जो कि कुछ जो संबंधित है उससे टीबी से है, और इसमें सांस लेने में दिक्कत और ऐसी समस्याएं जो थी वो अक्सर आ जाती थी। उसके बाद जो हम है इंग्लैंड में एक बार हैजे का भीषण प्रकोप पड़ता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है बीमार हो जाते हैं और मृत्यु का
ग्रास बन जाते हैं। ये कब हुआ? ये हुआ 1832 में, जिसमें 31,000 से अधिक लोग मारे गए। बर्मिंघम में एक बटन निर्माण कंपनी थी जिसमें जितने भी मजदूर काम करते थे उसमें से बहुत ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे। यदि हम उसको प्रतिशत या औसत में निकालें, रेशो में निकालें, तो वो कितना होगा? 2/3। यानी कि अगर 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं उसमें से 2 या तो महिला होंगी या बच्चे। उसके बाद है पुरुष मजदूर, महिला मजदूर और बच्चों के प्रति सप्ताह कितनी मजदूरी मिलती थी? समान काम के लिए मर्दों को 25 शिलिंग प्रति सप्ताह, जबकि महिलाओं को 7 शिलिंग प्रति सप्ताह और बच्चों को केवल 1 शिलिंग मिलती थी, वो भी पूरा सप्ताह कार्य करने के लिए। उसके बाद है कोयला खानों में कोयले को ढोते समय दरवाजों को खोलने और बंद करने का कार्य बच्चों के द्वारा किया जाता था और उन्हें क्या कहा जाता था? ट्रैपर्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अपनी पीठ पर रखकर कोयले को भारी ढोना वाले क्या कहलाते थे? कोल बियरर्स। जो कोयले को ढोते थे, खानों से बाहर निकाल के लेके जाते थे, उन्हें कोल बियरर कहा जाता था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों को बताने वाला एक बहुत ही बड़ा उपन्यासकार हुआ है चार्ल्स डिकेंस। उनकी उपन्यास का नाम है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स की जो विषय वस्तु वो क्या है? औद्योगिकरण के कारण जो गरीबी की उत्पन्न भयंकर स्थिति है उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया है। हार्ड टाइम्स में किस काल्पनिक शहर का वर्णन किया गया है? कॉकटाउन का। उसके बाद है खनन उद्योग के कारण देहाती क्षेत्र में आए परिवर्तनों पर लिखने वाले उपन्यासकार D.H. लॉरेंस। ये किस देश से संबंध रखते थे? ब्रिटेन से। उसके बाद है अमेरिका में क्रांति कब आई? 1773 में। फ्रांस में 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति के 3 मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य चले दीर्घकालीन युद्ध का समय क्या था? 1792 से 1815। बहुत लंबा युद्ध चला है जिसकी वजह से सब कुछ जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो छिन्न भिन्न होने लगी थी। जुड़वां अधिनियम कब पारित किया गया? 1795 में। ये के जो मजदूर हैं उनके अधिकारों को छीनने के लिए ही लगभग बनाए गए थे, जिसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति सरकार और संविधान के विरुद्ध अगर भाषण देता है तो वो अवैध होगा और 50 से अधिक लोग जो हैं वो कहीं पर भी सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते, इस पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन धीरे धीरे इस जुड़वां कानून को निरस्त कर दिया गया 1824-25 के मध्य। उसके बाद है कॉर्न लॉज कब पास किया गया? 1815 में। कॉर्न लॉज की विशेषता क्या थी कि विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई, क्योंकि जब विदेश से सस्ता अनाज आएगा तो जो देश के अनाज है उसकी कीमत गिरने लगेगी, इसीलिए बाहरले देश से अनाज मंगाने पर जो थी रोक लगा दी गई थी। अब जब कॉर्न लॉ जो पास किया गया, अभी बाहर से नहीं मंगाना, तो देश का अनाज क्या होगा? देश के अंदर जो कॉर्न होंगे वो महंगे हो जाएंगे और महंगे होने से लोगों को खरीदने में परेशानी होगी और लोग क्या करेंगे? दंगे। तो इसीलिए ब्रिटेन में ब्रेड के लिए दंगे कब होने शुरू हुए? 1790 के दशक में। ब्रिटेन में चकबंदी को कब अपनाया गया? 1770 के दशक में। चकबंदी क्या होती है? छोटे छोटे फार्मों को किसानों से खरीद कर उन्हें जमींदारों के बड़े फार्मों में मिला दिया जाता है, जिसे चकबंदी या बाड़ाबंदी कहा जाता है। लुडिज्म आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया? 1811 से लेकर 1817 के बीच ब्रिटेन में चलाया गया। किसके नेतृत्व में? जनरल नेड लुड के। पीटरलू नर्सर कहाँ, कब और कहाँ हुआ? अगस्त 1819 को मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स के मैदान में हुआ। इंग्लैंड का प्रथम कारखाना कानून या अधिनियम कब पारित हुआ? 1802 में। 10 घंटे विधेयक कब पारित हुआ? 1847 में। इसमें क्या था? श्रमिकों के काम करने के घंटे तय कर दिए गए थे कि वे 10 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा खान आयोग, क्योंकि जो कारखाना अधिनियम के नियम थे वो खान आयोग पर या खान जो कानून थे उस पर नहीं लगते थे, इसीलिए इसके लिए अलग से खान आयोग बनाया गया 1842 में। ब्रिटेन 1760 के अगले 60 सालों तक कितनी लड़ाइयों में व्यस्त रहा? 36। उसके बाद अब जो युद्ध में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं तो इसके खर्चे का पूर्ति कहाँ से की जाएगी? लोगों से। लोगों की आमदनी पर 35% टैक्स लगा दिया गया ताकि युद्ध के खर्च को पूरा किया जा सके।
अब समाज जो था ना वो लगभग दो वर्गों में बंट गया था। एक थे मध्यम वर्ग और एक था मजदूर वर्ग। जो बुर्जुआ वर्ग है वो मध्य वर्ग से संबंधित था, जबकि सर्वहारा वर्ग जो है वो मजदूर वर्ग से संबंधित था। उसके बाद है लंदन में स्फटिक प्रसाद। यहाँ पर स्फटिक प्रसाद को जो है वो क्रिस्टल महल भी कहा जाता है। में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई 1851 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसे क्रिस्टल जो है पैलेस भी कहा जाता है। स्फटिक प्रसाद, प्रासाद यानी कि प्रसाद नहीं, प्रासाद यानी कि महल। इतिहासकार ए.ई. मसन ने किस अवधि को वास्तविक औद्योगिक क्रांति का समय माना है? 1850 से 1914 की तक की अवधि को कि वास्तविक क्रांति का समय यही है। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर स्वेज नहर। स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में, जिससे क्या हुआ कि यूरोप और एशिया के जो मध्य की दूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। आई होप कि आज की ये वीडियो जो हमने बहुत बहुत मेहनत से कई दिन लगाकर तैयार की है आपके लिए लाभदायक रहेगी। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड गुड बाय।